गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चलिए देख रहे हैं आप अनअकैडमी पे। मैं आपके सामने मयंक द्विवेदी जुड़ चुका हूं। और दोस्तों आज हम लोग वामपंथी मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ेंगे यहाँ पे इस पूरे क्लास में। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, द टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जुड़िए आप सभी तेजी के साथ अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अनअकैडमी पूरे देश की नहीं विश्व की 6वीं सबसे बड़ी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप सभी जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस प्लस और आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे मिलता है दोस्तों, जहां आप सभी जुड़ेंगे तो आपको बेहतरीन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की आपकी मांग जो है वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप एक शानदार ऐप है। ये दुनिया का सबसे शानदार ऐप माना जा रहा है दोस्तों, जहाँ पे आप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप एजुकेशन ले सकते हैं। आप इसे गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए और आप मेरा जो नाम है मयंक कुमार द्विवेदी है ना, मयंक कुमार द्विवेदी, आप यहाँ पे जाकर के मुझे फॉलो कीजिए और नोटिफाई करके आप बेहतरीन क्लास फैसिलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने मयंक कुमार द्विवेदी, दिल्ली में ज्ञानवर्ध अकेडमी का डायरेक्टर, 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, हिमालयन पब्लिकेशन का चीफ एडिटर, 12 से 12 प्रसिद्ध किताबों का लेखक, मेरी एक बेहतरीन खोज रही है एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर सुपर 20 छात्रों को मैंने पढ़ाया, जिसमें से 17 छात्रों का सिलेक्शन रहा है। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं अनअकैडमी _मयंक द्विवेदी, और आप यूट्यूब के लर्निंग आप क्या कहते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जुड़ सकते हैं, जहां मेरी आईडी है @मयंक द्विवेदी 1570 चलिए दोस्तों देखेंगे, आप सभी देश के जाने माने एजुकेटर आपके साथ जुड़े होते हैं। वहां पे मैं आपके साथ मयंक द्विवेदी आपको परिचय करा रहा हूं, प्लस एजुकेशन के लिए आपको कितनी फीस देनी होगी तो आप देखेंगे 49,500 रुपये आपको पेमेंट करना है, जहां 10% डिस्काउंट के साथ आप ये ले सकते हैं 44,550 रुपये में। वहीं आप देखेंगे 24 महीने की फीस है 72,000 रुपये, जिसमें आप सभी कितना देना होगा आपको 64,800 रुपये मात्र। वहीं 36 महीने की फीस है 90,000 रुपये। दोस्तों आप सभी के लिए फीस 10% डिस्काउंट के साथ पड़ेगी 81,000। दोस्तों मेरा प्रोमो कोड आप कहीं भी यूट्यूब के किसी आप अनअकैडमी के किसी भी प्रोग्राम को लेने के लिए, किसी भी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जहां आपको पर्सनल कोच देता है, डेली मीन्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है, स्टडी प्लान देता है, पर्सनलाइज फीडबैक देता है। वहीं आपको देखेंगे 12 महीने की इसकी फीस है 69,500 जो आपको देनी पड़ेगी 62,550 रुपीज़। वहीं आप देख रहे हैं 12 महीने 24 महीने की फीस 1,07,000 जो आपकी 96,300 रुपये 96,300 ओनली। वहीं 36 महीने की फीस 1,41,000 रुपये जो आपको देनी पड़ेगी 10% डिस्काउंट के साथ में 1,26,900 रुपये। दोस्तों अगर पर मंथ आप देते हैं तो 3,525 रुपये मात्र आप दे करके 3 साल तक लगातार आप पढ़ सकते हैं। इन सब का फायदा आपको मिलेगा मेरे प्रोमो कोड यानी मयंक1 के साथ। तो दोस्तों चलिए जुड़ना ना भूलिए आप सभी। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है भारत में वामपंथी विचारधारा का उद्भव और आंदोलन। हम लोग देखेंगे भारत में जो वामपंथी विचारधारा का उद्भव हुआ वो कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग। दोस्तों 20वीं सदी के दूसरे दशक में, जब हम ऐसा बोलें 20वीं सदी के दूसरे दशक में, तो आप इतना समझिए कि हम बात कर रहे हैं 1920 की, ठीक है, कि दशक में भारत एक शक्तिशाली वामपंथ का उदय हुआ। ठीक है, भारत में एक शक्तिशाली वामपंथ का उदय हुआ। मार्क्सवाद और दूसरे समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बहुत तेजी से फैला। आप देख रहे हैं यहाँ पे अंग्रेजों का, अच्छा मार्क्सवाद का जो हम बात करें या वामपंथी का जो बात करें, ये बात कर रहा था सबसे निचले तबके की, है ना। ये बात किसकी करता है? निचले स्तर के लोगों की, जो या तो शोषित ज़्यादा हों, अत्यधिक शोषित हों, किसान हों, मजदूर हों, ठीक है ना, शिल्पकार हों, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम कहें, या कोई ऐसा कर्मकार हो जो किसी कंपनी में या किसी संस्था में काम कर रहा हो, उसके मेहनत के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट नहीं मिल रही है, और सरकार में पूंजीवाद का अत्यधिक प्रभाव है। मतलब अगर वामपंथी विचारधारा की बात हम करते हैं तो पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का एक बहुत अगेंस्ट होते हैं, ये बहुत विरोधी है।
राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंतर्गत एक वाम पंथ के उदय के रूप में देखी गई, जिसने राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की धारा को दलित शोषित की सामाजिक आर्थिक मुक्ति की धारा के नजदीक लाने का कार्य किया। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात, ये जो वर्डिंग आपकी लिखी गई है दलित शोषित कार्यक्रम, तो आप यहां देखेंगे सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या होती है दोस्तों, यहां पे वामपंथी विचारधारा जो थी, मैंने आपसे कहा कि शोषित वर्ग को है किसान, मजदूर या शिल्पकार वर्ग है। देखिए, आप प्राचीन काल से देख रहे हैं, चाहे वह शूद्र की परंपरा हो या आधुनिक काल में हम देखें दलित वर्ग की जो पीड़ा हो, वो सर्वाधिक आप देखते हैं सर्वाधिक रही, इनका सर्वाधिक शोषण रहा। तो ये जो परंपरा रही, वामपंथियों की जो परंपरा रही, मार्क्सवादियों की जो परंपरा रही, वह क्या रही, दलित शोषित की सामाजिक आर्थिक मुक्ति के लिए यह चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास था। दोस्तों, इस नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। अब आप देखिए, अगर हम कहें कि वामपंथी समाजवादी विचारधारा के जो प्रथम पोषक रहे, प्रथम समर्थक रहे, वो दो बड़े युवा नेता रहे उस समय के, एक पंडित नेहरू, जिसमें हम जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे, और एक सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत ही, है ना, तत्परता के साथ वामपंथी विचारधारा को भारतीय राजनीति का अंग बना रहे थे। इस वामपंथ ने अपना ध्यान साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूंजीपतियों और जमींदारों के आंतरिक वर्गीय शोषण का सवाल भी उठाया। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि आप पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि जो वामपंथ का मुख्य उद्देश्य था, अगर लक्ष्य था इनका, हम इनके लक्ष्य की बात करें अगर, कि आखिर क्या चाहते क्या थे, इनकी विचारधारा क्या थी, एक सबसे बड़ी बात थी पूंजीवादी विचारधारा के, पूंजीवादी के विरोधी थे, पूंजीवादी विचारधारा के ये विरोधी थे। दूसरे किसके विरोधी थे, साम्राज्यवादी विचारधारा के विरोधी। तीसरा अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात ये थी कि साम्राज्यवादी विचारधारा के साथ साथ हम जो इंटरनल जो एक्सप्लोटर हैं, जैसे जमींदार हो गए, सूदखोर हो गए, या महाजन हम कह सकते हैं इन्हें, इनके बड़े विरोधी माने जाते हैं। ठीक है, वामपंथ में दो ताकतवर दल उभर के आए सामने। हम लोग देखेंगे भारत में जिस तरीके से कांग्रेस एक पक्ष के रूप में थी, उसी तरीके से आप वामपंथ को भी देखेंगे कि वामपंथी विचारधारा में दो महत्वपूर्ण पार्टियां जो थीं वो बहुत सामने आई। एक का नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी सीएसपी, राइट। सीपीआई और सीएसपी, कांग्रेस आप देखेंगे यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और वहीं पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये दो नए दल बने भारत में 1920 में के आसपास में, और इन्होंने एक बड़ी प्रमुखता के साथ अपने बातों और विचारों को सामने रखा। भारत में अगर वामपंथी विचारधारा की बात करें तो भारत में वामपंथी विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण उभरी। ध्यान रखिएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध हम देख रहे हैं 1914 से लेकर के 1919 तक का जब ये दौर आया, तो इस दौर में साम्राज्यवाद की भूख और ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों हाँ बिल्कुल, बहुत सही, आप सभी जुड़े हैं। चलिए, साम्राज्यवाद की जो भूख है वो और ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों, और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की विचारधारा और निरंकुश हो गई। ठीक है, निरंकुश विचारधारा से राजनीतिक पद्धतियों का विकास होने लगा। और सबसे बड़ी बात, इस दौर में जो 1914 और 1919 का जो दौर था, यह भारत में सर्वाधिक आर्थिक शोषण का दौर था। देखिए, आर्थिक शोषण क्यों हुआ, मैं दोस्तों अगर चर्चा कर रहा हूं कि ब्रिटेन अगर यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी खाद्यान्न की आवश्यकता थी, या जो भी उत्पादन अधिशेष की आवश्यकता थी, या जो भी आपके कहें सैनिकों की आवश्यकता थी, ये सारा कुछ निःशुल्क किसको कहाँ से मिल रहा था, यह मिल रहा था भारत से अंग्रेजों को। तो ऐसी स्थिति में अशांति, अस्थिरता और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था भारत को। यह अनिवार्य रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संलग्न हो गई, क्योंकि आप समझेंगे
इस लाइन का अर्थ समझिए कि आप देख रहे हैं कि अब जो किसान था, जो मजदूर है, ठीक है, जो शिल्पकार है, या जो हम कहें कर्मकार है, जो कहीं भी कार्य कर रहा है, इनके सामने एक मजबूरी आ गई, क्योंकि अंग्रेज इनका शोषण कर रहे हैं। अंग्रेज इनका शोषण कर रहे हैं। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस रास्ते को अब इनके पास एक ही रास्ता बचा कि जितने भी राष्ट्रवादी, जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, यह उनकी प्रमुखता से जुड़ गए। भारत में वामपंथी आंदोलन के उदय के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला हम लोग देखेंगे, चेक करते हैं हम लोग क्या कारण थे भारत में। तो पहला जो कारण था वह रूसी क्रांति का प्रभाव था। ध्यान रखिएगा, रूसी क्रांति का प्रभाव। ठीक है, 1917 के 7 नवंबर को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने जार के राजशाही शासन को उखाड़ फेंका। आप समझिए, एक सामान्य व्यक्तित्व के माध्यम से रूस के राजशाही शासन का अंत कर दिया गया। पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की घोषणा की गई। रूस के नए समाजवादी शासकों ने चीन और एशिया के अन्य भागों में भी अपने उपनिवेशवादी अधिकारों को छोड़ने की घोषणा कर दी। जब रूस पे लेनिन का शासन आया तो लेनिन ने समाजवाद का नारा दिया और उसने जो विस्तारवादी नीति अपनाई गई थी, जो साम्राज्य विस्तारवाद की नीति अपनाई गई थी रशिया के द्वारा, चीन के तिब्बत क्षेत्र और एशिया के अन्य क्षेत्रों पे जो रूस का आधिपत्य था उसे समाप्त कर दिया। एक जोश और जुनून की बात थी कि जहां लेनिन के एकमात्र नेतृत्व के द्वारा इतनी बड़ी सत्ता का अंत कर दिया गया। यह लोगों में उत्साह का कारण बनी। भारतीय क्रांतिकारियों, समाज सेविकों, आंदोलन, इन सभी में एक जोश भर देता है और उन्हें प्रेरित करता है कि जब लेनिन ने अपने नेतृत्व में इतने मजबूत शासन तंत्र को उखाड़ के फेंक दिया तो हम भी अंग्रेजों को किसी भी तरीके से, हम उनकी अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों को भी हम भारत से हटा सकते हैं या उनके आदेशों का अनुपालन नहीं कर सकते हैं। ऐसा जोश जो है रूसी क्रांति के द्वारा आया। लेनिन समाजवादी व्यक्तित्व के सबसे बड़े नेता हो गए। लोगों को प्रेरणा मिली कि यदि आम जनता, ध्यान रखिए, यदि आम जनता यानी मजदूर, किसान, बुद्धिजीवी वर्ग संगठित होकर के जार के शक्तिशाली साम्राज्य के तख्ता को पलट सकते हैं तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम कर सकते हैं जिन्हें एक आदमी दूसरे का शोषण नहीं करता, तो ब्रिटिश साम्राज्य के संघर्ष करने वाली भारतीय जनता भी ऐसा कर सकती है। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि कुल मिलाकर के भारतीय जनमानस में एक चेतना आई, एक जागरूकता आई, एक दृढ़ संकल्प आया रूस की क्रांति के बाद कि जब वहां के किसान, मजदूर और बुद्धिजीवी वर्ग मिल करके सत्ता परिवर्तित कर सकते हैं, तो ऐसा भारत में भी हो सकता है। भारत के भी किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी संगठित हो गए और एक राष्ट्रवादी आंदोलन के तले उन्होंने देश की आज़ादी का अलग जगाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सत्ता के पांव यहां से लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष करने वाली भारतीय जनता भी ऐसा कर सकती है, यह विश्वास अपने आप में लोगों में जुनून पैदा कर देती है। इस प्रकार लोग मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों से रोमांचित होने लगे कि आज़ादी हमें नहीं मिलेगी तो हम बंदूक के नोक के दम पर आज़ादी ले लेंगे। अर्थात सत्ता पलट की बात, अर्थात कहा जाए तो अब अहिंसा से हिंसा को भी बलवती स्थान मिलने लगा और ये कहा गया कि जब लक्ष्य पवित्र हो तो उसके लिए हिंसा और अहिंसा जैसे साधनों पर चर्चा नहीं करते हैं। परिस्थितियां बदलने लगी, मार्क्स के विचार लोगों को रोमांचित करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय हो गई। मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई, महंगाई का स्तर चरम पे पहुंच गया। उसके बावजूद भी ब्रिटेन ने कर व्यवस्था में कोई कटौती नहीं की। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं इतनी महंगी हो गई
व्यापारियों की कालाबाजारी, अफसरों की बेईमानी के कारण देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह प्राकृतिक अकाल नहीं था, यह लालच और भ्रष्टता का के द्वारा उत्पन्न हुआ अकाल था। इस प्रकार लोगों के सामने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का घिनौना रूप सामने आने लगा दोस्तों। अर्थात लोगों में एक असंतोष आ गया, लोगों के अंदर एक नाराजगी आई, लोगों के अंदर एक गुस्सा आया, लोगों के अंदर बदले की भावना आई कि अब हमें अपने देश की आजादी और अपने स्वाभिमान के लिए एकत्र होना पड़ेगा। एकता और अखंडता की विचारधारा रूस की क्रांति के बाद भारतीय जनमानस में प्रवेश करने लगती है। दोस्तों, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले, अब देखिएगा आंदोलनों की रूपरेखाएं बदलने लगेंगी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत सारे नौजवान इसके नतीजे से खुश नहीं थे और गांधीवादी नीतियां, विचारों और यहां तक कि वैकल्पिक स्वराजवादी कार्यक्रमों से भी संतुष्ट नहीं थे। नहीं चाहते थे हम काम चलाऊं आजादी। युवा हो या अधिकांश जनसंख्या सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं कि विचारधारा के से प्रेरित हो गए, वंदे मातरम की विचारधारा से प्रेरित हो गए और उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि अब हम उदारवादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं चल सकते हैं। माना अहिंसा आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दुष्टों का नाश करना या हिंसा का प्रयोग करना भी अनुचित नहीं होगा। ऐसी विचारधारा लोगों के मन में व्याप्त होने लगी और यही कारण था कि इस विचारधारा के लोगों ने मार्गदर्शन के लिए उन लोगों ने अपना रुख समाजवादी विचारधारा, रूस की समाजवादी विचारधाराओं की ओर कर दिया। अर्थात जितने भी युवा थे, क्रांतिकारी थे, उग्रवादी हम कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट थे, उन सभी ने, जो गरम दल के लोग थे, उन सभी ने अपनी विचारधारा को रूस की समाजवादी विचारधारा से जोड़ लिया। शिक्षित मध्यम वर्ग का वह जो अंग्रेजों की उदारवादी नीतियों में विश्वास खो बैठा था, उसे बेकारी स्पष्ट सामने दिखती थी, वह भी इसी ओर खींचाया। वामपंथ एक बड़ी विचारधारा के रूप में स्थापित होने लगा। दोस्तों, इसी समय भारत में क्रांतिकारी घटनाएं अत्यधिक होने लगी। आप चाहे लाहौर कांड देखिए, काकोरी कांड देख लीजिए, साम्यवादी दल की स्थापनाओं में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को देखिए। ये सारी घटनाएं जो थी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये इसी दौर की कहानी है। दोस्तों, ये घटना और यही नहीं रुकी। आगे चल करके जब 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी मंदी ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि इस दौर में समाजवादी देशों में निरंतर प्रगति हो रही है, क्योंकि सामुदायिक विकास हो रहा है। सभी एक दूसरे का विकास चाहते हैं। 1929 की मंदी विश्व की सबसे बड़ी मंदी मानी गई और ऐसे में दुनिया के सारे देश, जो साम्राज्यवादी देश थे, जो पूंजीवादी देश थे, वो पूरी तरीके से नष्ट हो रहे थे। लेकिन इस मंदी की चपेट से रूस सुरक्षित रहा, बल्कि उसकी प्रगति और तेज होने लगी। उसकी प्रगति हुई क्यों? क्योंकि वहां उत्पादन सामुदायिक स्तर पे होता था, सभी को समान अधिकार प्राप्त थे, सभी समान उत्पादन करते थे, सभी समान उत्पादन के हिस्सेदार माने जाते थे। अर्थात इस विश्वव्यापी मंदी ने रूस को एक अवसर के रूप में दिया। वहीं दुनिया के जितने भी देश थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, उनमें इस विश्वव्यापी मंदी का बहुत बुरा असर पड़ा। दोस्तों, इन सब के ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक दृष्टि प्रदान की। उन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण से, ध्यान रखिए, मैं समाजवादी हूं का नारा दिया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मैं समाजवादी का नारा देते हुए संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन को समाजवाद की तरफ मोड़ दिया। समाजवाद का क्या अर्थ था? 1929 के बाद भारत में वे समाजवाद और समाजवादी विचारधारा के प्रतीक बन गए और घोषणा की कि यदि आम आदमी को आर्थिक मुक्ति हासिल होती है तभी राजनीतिक मुक्ति सार्थक होगी। अर्थात उन्होंने कहा न्याय तभी माना जाएगा जब सबसे निचले तबके को, निचले स्तर के लोगों तक न्याय मिलेगा। अर्थात न्याय और अन्याय ये सिर्फ उच्च वर्ग के बीच की एक टिप्पणी थी। वो कब किसको दंडित कर देंगे, कौन सा कर लगा देंगे, यह सियासत के गलियारे में उच्च लोगों के रोज के किए जाने वाले प्रयोग थे। नेहरू जी इसको रोकना चाहते थे। नेहरू जी न सिर्फ निचले तबके को आर्थिक मुक्ति बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी उन्हें ऊपर लाना चाहते थे। इस प्रकार नेहरू ने युवा राष्ट्रवादियों की एक समूची पीढ़ी को एक नया मोड़ दे दिया, एक नई विचारधारा दे दी। समानता, स्वतंत्रता, चाहे अभिव्यक्ति की हो, चाहे कार्य की हो, चाहे अपने विचार की हो, इन सभी स्तरों पर नेहरू जी ने नई पीढ़ी को एक नया रास्ता दे दिया और नया समाजवाद दे दिया। समाजवादी विचारों को आत्मसात करने में उनकी मदद की। दोस्तों, साम्यवादी विचारधारा का उद्भव कैसे हुआ देखते हैं। 1920-21 के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के समय आर्थिक मुद्दों में नेहरू की रुचि बढ़ गई। 1922 में जेल में उन्होंने साम्यवादी विचारधारा का अध्ययन किया। 1927 में ब्रुसेल्स में उपनिवेशवादी दमन और साम्राज्यवाद के विरोध में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में वे समूचे विश्व के साम्यवादियों तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं के संपर्क में आए। लगातार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दौरे किए। 1920 के बाद उनकी विचारधारा जब किसानों के शोषण की ओर गई और उनका आर्थिक शोषण होता देख करके उनकी रूह कांप गई और उन्होंने यह तय कर लिया कि भारत में राष्ट्रवाद तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक भारतीय किसान, मजदूर और शिल्पकार और कर्मकारों को उनको न्याय न दिला दिया जाए या उनको आंदोलन से जोड़ न दिया जाए। ऐसी स्थिति में नेहरू जी इनके समर्थन में विश्व समुदाय का समर्थन मांगने लगे। विश्व के साम्यवादियों तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं के संपर्क में आए। उन्होंने अपने विचारों को तार्किक अंदाज देने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया। अक्सर आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, ये दो अलग अलग है ना। पंडित नेहरू अगर आप देखेंगे और सुभाष चंद्र बोस अगर आप देखेंगे तो ये दो अलग अलग विचारधारा के लोग माने जाते हैं। लेकिन जब साम्यवादी विचारधारा की बात आई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह पता था कि सुभाष चंद्र बोस को जब तक साथ नहीं लिया जाएगा तब तक हम युवाओं को संगठित नहीं कर सकते हैं। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो जो क्रांतिकारी विचारधारा के युवा थे उनका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और उदारवादी विचारधारा, बौद्धिक विचारधारा का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। दोस्तों, 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में भी चर्चाएं उठी। नेहरू ने घोषणा की कि मैं समाजवादी और लोकतंत्रवादी हूं, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक, और राजाओं और राजकुमारों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मेरा उस व्यवस्था में भी विश्वास नहीं है जो उद्योगों में आधुनिक राजाओं को जन्म देता हो। कितनी बड़ी बात कही। मैं समाजवादी हूं। मैं समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय को सभी में समान वितरित करना चाहता हूं। मैं जनता के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करना चाहता हूं।
मैं राजा राजकुमारों में मेरा कोई विश्वास नहीं, मैं वंश परंपरा से संबंधित राजतंत्र में मेरा कोई विश्वास नहीं है, मेरा उस व्यवस्था में भी विश्वास नहीं है जो उद्योगों के में आधुनिक राजाओं को जन्म देता है, जिससे आज आप देख रहे हैं। इस बात को सुनकर के भारत के सभी युवा जागृत हुए और समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो तत्परता के साथ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना शुरू कर देते हैं। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था दोस्तों, यहां उन्होंने कहा कि मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व की और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। कितनी बड़ी बात कही। कि जो भी समस्याएं हैं उनका एकमात्र समाधान है यदि हमारी विचारधारा समाजवादी हो जाती है तो हम सभी में समता समानता का विकास करेंगे, और जहां असमानताएं नहीं रहेंगी वहां ऊंच नीच भेदभाव जाति प्रथा संप्रदायवाद की विचारधारा समाप्त हो जाएगी और हम सभी मनुष्य आधार पर अपने जीवन को लोक कल्याणकारी और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान कर सकते हैं। नेहरू जी का कहना था कि मैं जब इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो अस्पष्ट मानवतावादी अर्थ में नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थ में करता हूं। ऐसा नहीं था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे एक सभा देकर के भाषण में इसे व्यक्त करते थे। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ये मेरे द्वारा बोला गया कोई शब्द नहीं, कोई प्रलोभन नहीं है, बल्कि जब भारत में समाजवाद का विचार लागू होगा तो भारत में वैज्ञानिकता और आर्थिक समृद्धि का दौर देखा जाएगा, क्योंकि हर हाथ में काम होगा और हर व्यक्ति रोजगार होगा, हर खेत में अनाज होगा और हर परिवार संपन्न होगा। इसके अंतर्गत काफी व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तनों की जरूरत होती है। इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में संबोधित करते हुए कहा। मित्रों, समाजवाद के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता एक विशेष ढांचा था जिसमें राजनीतिक और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को तब तक प्रमुख स्थान दिया गया था जब तक भारत पर विदेशी शक्ति का शासन था। ध्यान रखिएगा, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं। समाजवाद के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता का एक विशेष ढांचा था। क्या था? जिसमें राजनीतिक और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को तब तक प्रमुख स्थान दिया गया जब तक भारत पर विदेशी शक्ति का शासन था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं थी। नेहरू ने 1936 ईस्वी में समाजवादियों से कहा कि उन्हें दो बातों ने प्रभावित किया है, वे हैं राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम और सोशल फ्रीडम। अर्थात उनके दिमाग में, जहन में ये बात थी। आप देख रहे हैं कि आज जब स्वतंत्रता की बात आती है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को एक्सेप्ट किया गया है। जिनका प्रतिनिधित्व क्रमशः कांग्रेस और समाजवाद करता है तथा इन दोनों को मिलाना ही समाजवादियों की सबसे प्रमुख समस्या है। आखिर इन दोनों को जब मिला देंगे तो एक समस्या खड़ी होगी। उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेहरू ने ऐसा कोई संगठन बनाने का प्रस्ताव नहीं माना जो कांग्रेस से अलग अथवा उससे स्वतंत्र हो, अर्थात संपूर्ण विषय कांग्रेस के अंतर्गत ही रखा जाएगा। जो भी महत्व होगा यह कांग्रेस के अंतर्गत ही रखा जाएगा। कांग्रेस से अलग किसी नई पार्टी, नई संस्था का निर्माण नहीं किया जाएगा। मुख्य काम था कांग्रेस को प्रभावित करना, अर्थात पूरी तरह से उसका समाजवादी दिशा में रूपांतरण करना। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा कुछ अलग पहलुओं पे चल रही थी जो गांधीवादी विचारधारा पे थी। यहाँ समाजवादी विचारधारा में नेहरू एक अलग विचारधारा को लेकर के आ रहे थे। अब यह निश्चित था कि दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए।
तो फिर क्या किया जाए, इस लक्ष्य को कांग्रेस के झंडे के नीचे रखकर किसान तथा मजदूरों को इस संगठन में शामिल करके ही सर्वोच्च रूप से इसका लक्ष्य पाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे कहने का सेंस ये है, अगर आप सोचिए कि अगर हम वामपंथी या समाजवादी विचारधारा की अलग हम मांग कर देते हैं, ठीक है, तो एक अलग विचारधारा एक अलग डिमांड की ओर चली जाएगी। ऐसे में राष्ट्रवाद पुनः कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यह तो अंग्रेजों की नीति को और बढ़ावा देना होगा, क्योंकि फूट डालो और राज करो की नीति में हम अपने संगठन को और कमजोर नहीं कर सकते। हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा। इस विचारधारा से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संगठन कांग्रेस से अलग कोई नया दल को मान्यता नहीं प्रदान की, न उसके समर्थक रहे। चर्चा करते हैं समाजवादी और कम्युनिस्ट के दल के बारे में। तो वास्तव में नेहरू वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग एक भिन्न संप्रदाय बनने देना नहीं चाहते थे। मैंने अभी आपसे बताया दोस्तों कि अलग विचारधारा बनने का मतलब था कि फिर से हमारी विचारधारा अलग थलग पड़ जाएगी, अर्थात हम अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे कि हमारी एक्चुअल मांग क्या है। फिर से अंग्रेजों के द्वारा जिस तरीके से मुस्लिम लीग का निर्माण किया गया था, जिस तरीके से दलितों के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, उसीलिए वामपंथियों को भी अंग्रेज अपनी रणनीति के अंतर्गत प्रभावित करके उन्हें गलत दिशा में ले जा सकते थे। इस तरह 20वीं सदी के दूसरे दशक में सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्टों के दल अस्तित्व में आए। बंबई में श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो कम्युनिस्ट थे वो कौन थे? अमृत डांगे। इन्होंने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया तथा समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट की शुरुआत की, जो वीकली एक मैगजीन निकाली द सोशलिस्ट, और गांधी और लेनिन के नाम का पर्चा इन्होंने प्रकाशित किया। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला, नवयुग नाम की पत्रिका निकाली। कवि काजी नजरुल इस्लाम की सहायता से बंगाल का प्रकाशन किया गया। बंगाल एक पत्रिका थी जो समाजवादी पत्रिका थी। नवयुग भी एक सोशलिस्ट पत्रिका थी। द सोशलिस्ट अपने आप में अमृत डांगे के द्वारा निकाली गई पहली सोशलिस्ट पत्रिका मानी जाती है। पंजाब में गुलाम हुसैन ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर के इंकलाब नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। मद्रास में एम सिंगारवेलू ने लेबर किसान गजट की स्थापना की। तो इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरे देश का दौरा किया। अपने दौरे में उन्होंने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा की आलोचना की और समाजवादी विचारधारा को उन्होंने अपनाने की शिक्षा दी। दोस्तों, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा की आलोचना की पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आलोचना की। ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कभी आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्यवादी पत्रिका से संबंधित है। तो नवयुग, बंगाल, इंकलाब, लेबर, ये लेबर है, लेबर किसान गजट और द सोशलिस्ट नाम की पत्रिकाएं जो हैं वह समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए निकाली गई थी। दोस्तों, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले अतिवादी क्रांतिकारी भी समाजवाद की ओर झुके। इस प्रकार भारत में वामपंथी विचारधारा की दो मुख्य धाराएं बन गई। एक कम्युनिज्म, साम्यवाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के भाग के रूप में उभरा, जिसको कॉमिंटर्न, जो कि रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद संगठन था, नियंत्रित करता था। कॉमिंटर्न, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यह रूस में स्थापित एक कम्युनिज्म की एक संस्था थी जो यहां से प्रेरित मानी जाती है। दूसरा कांग्रेस सोशलिस्ट दल, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वामपंथी दल था और लोकतांत्रिक समाजवाद को मानता था, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मानता था। यह दूसरी विचारधारा थी। ये दोनों ही आंदोलन भारत में प्रचलित साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं पर अवलंबित थे, अर्थात दोनों का लक्ष्य यही था कि किसी भी भांति साम्राज्यवाद को रोका जा सके।
तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रही। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक तरफ जहाँ रशिया से चीज़ें डील होती थी, वहीं दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं, यह कांग्रेस के अंतर्गत डील होती थी। दोस्तों ये तो चर्चा हुई आपकी भारत में वामपंथी राजनीति की चर्चा हुई। थोड़ा सा हम लोग ये भी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से वामपंथी विचारधारा का विकास हुआ। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों ने तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव लाया। दोस्तों अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में जो दौर शुरू हुआ, इसे हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे तकनीकी का प्रयोग हुआ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन देखी गई। यह सिलसिला ब्रिटेन से आरंभ होकर के पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति शब्द का इस संदर्भ में उपयोग करके सबसे पहले अर्नोल्ड टैनवी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में 1844 में किया था। दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ जहां पे तकनीकी ने अब कामगारों के हाथ से रोजगार छीन लिया, उत्पादन अत्यधिक होने लगा, प्रतियोगिताएं बढ़ गईं, एक देश दूसरे देश से अब साम्राज्यवाद के युद्ध से अलग हट करके वो आपस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बेस को मजबूत बनाने लगे। तो यहां से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े परिवर्तन की रूपरेखा खिंची। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ साथ आरंभ हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया में भारतीय कपड़ों की बहुत मांग थी। जब औद्योगिक क्रांति में मशीनें बनने लगी, पावर लूम बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो वहां से सबसे ज़्यादा नुकसान भारत और भारत के मजदूर और किसानों को हुआ। इसके साथ ही लोहा बनाने की तकनीकी आई और शोधित कोयले का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। कोयले को जलाकर बने वाष्प की शक्ति से अब बहुत सारे शक्तिशाली इंजन चलने लगे, जिसके माध्यम से उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई और उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट उन राज्यों पे पड़ा जो ब्रिटेन के गुलाम या शोषित थे। 19वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में पूरी तरह से धातु से बने औजारों का विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे उद्योगों में काम आने वाली मशीनें औजार मशीनों का निर्माण होने लगा। 19वीं शताब्दी में यह पूरे पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में फैल गया। अनेक विचारधारकों का मत है कि गुलाम देशों के स्रोतों के शोषण और लूट के बिना औद्योगिक क्रांति संभव ही नहीं हो सकती थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियोरी भी यही कहती थी, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए पूंजी अति आवश्यक चीज है। पूंजी, कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए उद्योग के विकास के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक साहसी चाहिए, उद्यमी चाहिए, फिर आपको जमीन चाहिए, फिर कच्चा माल चाहिए, ठीक है, फिर आपको मशीन चाहिए, फिर आपको कर्मचारी चाहिए। दोस्तों तो ऐसी स्थिति में देखिए ये अंग्रेज अपने आप में रिस्क फैक्टर को उठाने के लिए तैयार थे। जमीनें भारत की भूमि और ब्रिटेन की थी, कच्चे मालों की कोई कमी नहीं थी, मशीनें तैयार हो चुकी थी और कर्मचारी निःशुल्क मिल रहे थे। उत्पादन तो बढ़ता ही था। ये तय था कि उत्पादन में बड़ी तीव्र वृद्धि देखी जाएगी। उस समय भारत आदि देश गुलाम देशों के संसाधनों के शोषण से अंग्रेजों ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरुआत की। दोस्तों अब हम लोग चर्चा कर लें कि औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत विरोधी कौन था। तो व्लादिमीर इलिच उल्यानोव, जिन्हें लेनिन के नाम से जाना जाता था, कार्ल मार्क्स के अनुयायी थे। कार्ल हेनरिक मार्क्स 1818 से लेकर के 1883 ईस्वी में 1818 में इनका जन्म हुआ और 1883 में इनकी मृत्यु हुई। जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, समाजवाद के प्रणेता माने जाते थे। 5 मई 1818 को त्रेवेस प्रसा में एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। 1924 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। ये ईसाई धर्म से प्रभावित थे। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए वान विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। इस काल में वह हेगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। वाद, प्रतिवाद और संवाद की विचारधारा से वो प्रभावित हुए। शिक्षा समाप्त होने के पश्चात 1942 ईस्वी में मार्क्स उसी वर्ष कोलोन से प्रकाशित राइनी से
जीतुंग पत्र में पहले लेखक और तत्पश्चात संपादक के रूप में सम्मिलित हुए, किंतु सर्वहारा क्रांति के विचारों से प्रतिपादन और प्रसार करने के कारण 15 महीने के बाद ही 1843 ईस्वी में उस पत्र का प्रकाशन बंद करवा दिया। मार्क्स पेरिस चले गए। वहां उन्होंने ड्यूस फ्रांजुसिस जारबूशर पत्र में हीगल के नैतिक दर्शन पर अनेक लेख लिखे। अठारह में वह फ्रांस से निष्कासित होकर ब्रुसेल्स चले गए और वहीं उसने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया। 1847 में एंजल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। एंजल उनके मित्र थे जो एक बिजनेसमैन थे। 1867 में दास कैपिटल हिंदी में पूंजी शीर्षक से प्रगति प्रकाशन मास्को से 4 भाग में निकाला गया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड माना गया, बैकबोन हो गया वर्ग संघर्ष, अर्थात अब पूंजीपतियों के खिलाफ। देखिए मार्क्स ने क्या किया, पूंजीवादी वर्सेस मजदूर कर्मकार खड़ा कर दिया कि जब तक आपको आपका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक आप क्या करिए, इनका विरोध करिए। इनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो आपका विरोध कर सके। इसका विस्तार करते हुए उसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत की स्थापना की। मार्क्स के सारे आर्थिक और राजनीतिक निष्कर्ष इन्हीं स्थापनाओं पर आधारित हो गए। दोस्तों, अतिरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू अर्थात किसी भी वस्तु के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान एक मजदूर का होता है, न कि बिजनेसमैन का। तो सर्वाधिक बड़ा हिस्सा एक मजदूर को प्राप्त होना चाहिए, न कि किसी उद्योगपति। ऐसे में जितने भी कर्मकार थे, मजदूर थे, किसान थे, उनमें एक उत्तेजना आई, उनमें एक क्रांति की विचारधारा आई और उन्होंने यह तय कर लिया कि हमें किसी भी भांति अब इन समस्याओं से उबरना होगा। देखिए सबसे बड़े नेता की बात करता हूं, लेनिन। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा लेनिन ने ही दिया था। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1887 ईस्वी को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके एक भाई थे। भाई को जार के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने के कारण फांसी दे दी गई थी, जिससे इन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं जार साम्राज्य को ही समाप्त कर दूंगा। रूसी साम्राज्य की जार सरकार के विरोध में भाग लेने पर उन्हें कजान इंपीरियल विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया और फिर उन्होंने अगले वर्षों में कानून की डिग्री प्राप्त कर ली। वह 1893 में सेंट पीटर्सबर्ग चले गए और वहां एक वरिष्ठ साम्यवादी कार्यकर्ता बन गए। दोस्तों, तो पीटर्सबर्ग से इनकी शुरुआत मानी जाती है। 1897 में इन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल तक सुसन स्के को निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने नाडेल्जा कृपकाया से शादी कर ली। अपने निर्वासन के बाद वह पश्चिम यूरोप चले गए, जहां वे मार्क्सवादी रूसी सामाजिक डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में एक प्रमुख सिद्धांतकार बन गए। मार्क्सवादी रूसी सामाजिक डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के एक सिद्धांतक के आधार पर 1903 में उन्होंने वैचारिक विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर भी वह जूलियट मार्टोव के मेंशेविकों के खिलाफ बोल्शेविक गुट का नेतृत्व करने लगे। अब वे बोल्शेविक गुट के एक प्रमुख नेता बन गए। रूस की 1905 की असफल क्रांति के दौरान विद्रोह को प्रोत्साहित करने के बाद उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय एक अभियान चलाया जिसे यूरोप व्यापी सर्वहारा क्रांति में परिवर्तित किया जाना था, क्योंकि एक मार्क्सवादी के रूप में उनका मानना था कि यह विरोध पूंजीवादी को उखाड़ फेंकने और साम्यवाद की स्थापना का कारण बनेगा। 1917 की फरवरी क्रांति के बाद जब रूस में जार को हटा दिया गया और एक अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई तो वह रूस लौट गए। उन्होंने अक्टूबर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें बोल्शेविक
ने एक नए शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा शक्ति को सफल बनाया। दोस्तों जुलाई 1917 में क्रांतिकारियों के हाथ में सत्ता चली जाने पर बोल्शेविक दल ने अपने नेता के अज्ञातवास की व्यवस्था की। इसी समय उसने द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, राज तथा क्रांति नामक पुस्तक लिखी और गुप्त रूप से दल के संगठन और क्रांति की तैयारियों के निर्देशन का कार्य जारी रखा। अक्टूबर में विरोधियों की कामचलाऊ सरकार का तख्ता उलट दिया गया। 7 नवंबर 1917 को लेनिन की अध्यक्षता में सोवियत सरकार की स्थापना की गई। आखिर लेनिन को सामने आना ही पड़ा। प्रारंभ से ही सोवियत शासन ने शांति स्थापना पर बल देना शुरू किया। जर्मनी के साथ उसने संधि कर ली। जमींदारों से भूमि छीनकर सारी भू संपत्ति पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित कर दिया। व्यवसायियों तथा कारखानों पर श्रमिकों का नियंत्रण हो गया। बैंकों तथा परिवहन साधनों पर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दोस्तों ये भारत में भी इसका प्रभाव देखा गया। श्रमिकों तथा किसानों को पूंजीपतियों और जमींदारों से छुटकारा मिला और समस्त देश के निवासियों में पूर्ण समता स्थापित कर दी गई। नवस्थापित सोवियत प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लाल सेना का निर्माण किया गया। लेनिन ने अब मजदूरों और किसानों के संसार के इस प्रथम राज्य के निर्माण का कार्य अपने हाथों में ले लिया। लेनिन किसान और मजदूरों के विश्व के सबसे बड़े नेता हो गए। तो दोस्तों ये कालखंड मैंने आप सभी को भारत में वामपंथी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, लेनिन, कार्ल मार्क्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अमृत डांगे जैसे लोगों से आपका परिचय कराया। तो आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी लगातार यूट्यूब पे यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी, यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और बेहतरीन वीडियोस के आनंद उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार।